हेलो दोस्तों, आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम 60 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आने वाले सीडीपीओ एग्जाम, जेपीएससी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड में कितने प्रतिशत जो लोग हैं वो गरीबी मतलब बहुआयामी गरीबी के नीचे दायरे में आते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में जो प्रोटेक्टेड एरिया है, जो वन है, उसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, रिजर्व्ड, आरक्षित एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया। तो आपको बताना है कि झारखंड में कितना परसेंटेज जो वन है वो मतलब कितना परसेंट जो एरिया है वो आपका प्रोटेक्टेड एरिया में आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है, जो 2020-21 में झारखंड का साक्षरता दर है उसके में जो महिलाओं का साक्षरता दर है गांव में वो कितना है। टफ क्वेश्चन है। एक तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई कितना अभी चल रहा है, उसमें भी क्या गांव में महिलाओं का साक्षरता दर। क्वेश्चन नंबर 4, राणा प्रताप ये बार बार जो है झारखंड के लिए मेडल जीत रहे हैं, तो ये किस खेल से जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, पारसनाथ पहाड़ी काफी चर्चा में रही है, ये किस क्रम में बनी, साथ ही साथ इस पे कितने जो जैन गुरु हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, जलवायु परिवर्तन पे झारखंड सरकार का जो कार्य योजना है, ठीक है, एक्शन प्लान जो है वो कब स्टार्ट हुआ। इंडिया में तो 2008 में हुआ, झारखंड में कब स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में जैसे कि सिल्क, हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल ये सबको बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया था। तो ऐसे ऐसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ सीएनटी के कुछ बहुत ही दमदार क्वेश्चन जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और टारगेट जो है 200 क्वेश्चन में 160 क्वेश्चन सही करने का जो है टारगेट रखे हैं हम लोग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के अनुसार अब झारखंड में कितने % लोग जो हैं वो गरीब हैं, और ये जो है दूसरा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी हुआ है। हालांकि ये जो डेटा है वो फिर जून 2023 में चेंज हो गया, लेकिन यहां पे क्या पूछा गया है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, 36.6% इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें आर्थिक सर्वेक्षण नहीं दिया हुआ रहता और पूछता कि जून 2023 में जो दूसरा बहुआयामी गरीबी सूचकांक पब्लिश हुआ है उसके अनुसार झारखंड में कितने % लोग जो हैं गरीब हैं, तो आपका जवाब होता है 28.8%। लेकिन यहां पे क्या पूछा गया, यहां पे पूछा गया आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, तब जवाब होगा 36.6%। और जो पहला 2021 में पब्लिश हुआ था बहुआयामी गरीबी सूचकांक, उसमें 42.16% था। तो 3 अलग अलग डेटा है। अगर 2021 वाला या फिर पहला जो है बहुआयामी गरीबी सूचकांक पूछ लिया तो 42.16%, आर्थिक सर्वेक्षण वाला पूछ लिया तो 36.6%, और जून 2023 में पब्लिश डेटा पूछ लिया तो 28.8%। क्वेश्चन नंबर 2, 2023-24 में झारखंड में राजकोषीय घाटा क्या रहने की उम्मीद है। 2.93%, 2.76%, 2.81%, 2.3%। जो राजकोषीय घाटा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है। ये दिखाता है कि सरकार कैसे अपने अर्थव्यवस्था को मैनेज कर रही है, साथ ही साथ ये सरकार के कर्ज को भी दिखाता है यारो। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 2.76%। और यही 2022-23 में कितना रहा, 2.93%। ठीक है। अगर हम इंडिया की बात कर ले कि इंडिया में 2023-24 में राजकोषीय घाटा क्या रहने की उम्मीद है, तो इंडिया का हो जाएगा 5.9%। देखिए स्टार्टिंग में जो डेटा है उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल तो होता है, लेकिन जब बार बार उसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, समझेंगे, डिस्कस करेंगे तो फिर वो इजी होने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3, अब जैसे कि हम लोग यहां पे 4 टर्म लिए हैं जो कि बजट का भाग है। राजस्व प्राप्ति, सरकार को कहां कहां से मतलब रेवेन्यू मिलता है, जिसमें टैक्स, नॉन टैक्स आता है। राजस्व व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें जो है जो डे टू डे एक्टिविटीज को, जैसे सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, सब्सिडी हो गया, वो सब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। पूंजीगत प्राप्ति, कैपिटल रिसिप्ट,
इसमें जो है बहुत सारा आइटम आता है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब देखिए जिससे एसेट और लायबिलिटी मतलब आपका पूंजी और आपका जो कर्ज है बढ़ता या घटता है वो आपका कैपिटल पार्ट में आता है। तो क्वेश्चन पूछा गया कि विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो किसका हिस्सा है, तो क्या हो जाएगा, ये हिस्सा है कैपिटल रिसीव्ड का, पूंजीगत प्राप्ति का है। ठीक है। और देखिए जो इकोनॉमिक्स है उसमें स्टैटिक से भी क्वेश्चन रहता है और जो है करंट से भी क्वेश्चन रहता है। क्वेश्चन नंबर 4, जो भारत का बजट है 2023-24 का, उसमें जो प्रायोरिटी एरिया है वो 7 रखा गया, इसलिए नाम क्या दिया गया है, सप्तऋषि। तो आपको बताना कि इसमें से कौन सा जो है सप्तऋषि का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन क्या क्या है, हरित ऊर्जा, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समावेशी विकास, फाइनेंशियल सेक्टर, वित्त क्षेत्र या स्पेस सेक्टर, अंतरिक्ष क्षेत्र। तो स्पेस सेक्टर जरूरी तो है लेकिन अभी जो है ये सप्तऋषि का जो है पार्ट नहीं है यारो। ग्रीन पावर हो गया, हरित ऊर्जा हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया, समावेशी विकास हो गया, फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, यूथ पावर हो गया। ठीक है, 4 हुआ। उसके बाद फाइनेंशियल सेक्टर हो गया, तो बात हम लोग कर चुके हैं। उसके बाद जो लास्ट माइल मतलब होता है ना कि जो अंतिम एकदम छोर में खड़ा हुआ है उसको भी जो है बेनिफिट देने का है, उसको भी शामिल किया गया है। उसके बाद आपका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको भी शामिल किया गया है, आधारभूत संरचना को, लेकिन स्पेस सेक्टर जो है वो शामिल नहीं है यारो। तो इसको तैयार करना आपको बहुत जरूरी कि सप्तऋषि में क्या क्या चीज आता है। क्वेश्चन नंबर 5, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। झारखंड में जो प्रोटेक्टेड एरिया है, संरक्षित क्षेत्र, लगभग कितना परसेंट है, 72%, 75%, 81%, 85%। तो जो भी टाइगर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये सब आपका आता है प्रोटेक्टेड एरिया में, संरक्षित क्षेत्र में। तो ये हो गया है 81% के आसपास। और जो रिजर्व्ड एरिया है वो 18 पॉइंट समथिंग परसेंट है। आरक्षित क्षेत्र झारखंड में है 18 पॉइंट समथिंग परसेंट और जो संरक्षित क्षेत्र है वो 81% है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार अब रूरल फीमेल लिटरेसी रेट यानी कि ग्रामीण महिला साक्षरता दर कितनी हो गई है, 72%, 60%, 74% या 57%। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यारो, इसको ध्यान देना है। तो देखिए इसको देख लीजिए, यहां सबको आइडिया मिलेगा कि झारखंड साक्षरता दर 2020-21 के अनुसार, ठीक है, जो पुरुष साक्षरता है 82.3% हो गई है, फीमेल की हो गई 63.8%, ओवरऑल कितना हो गया है 73.1%, जो कि 2011 के हिसाब से कितना था 66% था। उसमें भी आपको शहरी और जो ग्रामीण है दोनों पे फोकस करना है। जो आपका मेल लिटरेसी रेट है, मतलब जो पहला शहरी साक्षरता दर है, क्वेश्चन में यह भी आ सकता है कि बताइए इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार शहरी साक्षरता दर कितना हो गया है, तो ये है 85.4%, ग्रामीण कितना है 70%। अब शहरों में जो मेल लिटरेसी रेट है वो 91.8% है, फीमेल का 78.6% है, जबकि जो गांव है वहां पे मेल लिटरेसी 79.7% है, फीमेल का 59.9% है। और 20 साल में जो है झारखंड अपना नवंबर 2000 में बना था, तो 20 साल में जो है कितना बदलाव देखने को मिला है, 36% का जो है इंक्रीज हुआ है। डेटा नोट कर लीजिए, थोड़ा टफ तो है लेकिन क्या कीजिएगा, करना ही ना पड़ेगा, कोई ऑप्शन है, कोई भी पूछ सकता है कि बताइए ओवरऑल पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 82.3%, ओवरऑल फीमेल साक्षरता दर कितना, 63.8%, जो शहरी साक्षरता दर है वो कितना है 85.4%, मेल लिटरेसी शहरों का कितना है 91.8%, सबसे ज्यादा यही है, फीमेल लिटरेसी 28.6%, जबकि ग्रामीण जो है 15% का अंतर है, 70% पे है, मेल लिटरेसी जो है लगभग 80% है, और जो फीमेल लिटरेसी है मेन देखिए यहां पे कितना गैपिंग है, ठीक है, फीमेल लिटरेसी जो है 59.9% है। तो यहां पे पूछा क्या है, यहां पे पूछा यही है कि लगभग कितना है, तो 60% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, नीति आयोग के राउंड 1, ठीक है, जो कि 2022 में पब्लिश हुआ था, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अनुसार झारखंड का रैंक कितना है,
10, 12, 18 या 20? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? रैंक है 18। क्वेश्चन नंबर 8, अब सीएनटी से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि सीएनटी एक्ट के अनुसार रैयत मैक्सिमम कितने समय के लिए अपनी जमीन जो है भुगुत बंधक के रूप में रख सकता है? भुगुत बंधक का मतलब क्या हुआ? कोई किसान, मतलब कि जो रैयत है उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, ठीक है, उसको बहुत रुपयों की मतलब दरकार है, तो वो अपनी जमीन को जो है वो या तो सरकार के पास या कोई साहूकार के पास भुगुत बंधक के रूप में रखता है कि आपको मेरी जमीन का जैसे इस्तेमाल करना है आप कर लीजिए, उसके बदले हमको जो है इतने रुपए दे दीजिए। तो अब क्या हो जाएगा? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष। तो सही जवाब क्या हो जाएगा यार? सही जवाब हो जाएगा आपको यहां पे 6 वर्ष कि 7 वर्ष? यहां पे आपको हो जाएगा 7 वर्ष, ठीक है। लेकिन यही अगर एसपीटी होता कि एसपीटी अधिनियम में रैयत जो है मैक्सिमम कितने समय के लिए जमीन को भुगुत बंधक के रूप में रख सकता है, तो वहां पे 6 वर्ष होता, लेकिन यहां पे हो जाएगा 7 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 9, सेक्शन 71A के अकॉर्डिंग एसटी मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर अपनी जमीन क्लेम कर सकते हैं? ठीक है, तो पहले क्या था, आप जानते ही हैं कि जो अनुसूचित जनजाति के लोग हैं उनसे जो है बहला फुसला के जमीन ले ली जाती थी और कुछ वैसा प्रावधान नहीं था जमीन वापस क्लेम करने का, ठीक है। तो 1969 में सेक्शन 71 स्मॉल ए, ठीक है, कैपिटल ए नहीं होगा, स्मॉल ए के अकॉर्डिंग जो है ये प्रावधान किया गया कि जो एसटी अपनी जमीन जो है 30 ईयर्स तक जो है वो क्लेम कर सकता है, 30 साल तक। और यही क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इसके अनुसार जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति, ये तो अनुसूचित जनजाति के लिए था, ये जो अनुसूचित जाति है वो मैक्सिमम कितने टाइम के अंदर अपनी जमीन को क्लेम कर सकते हैं? 12 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यारो? यहां पे सही जवाब हो जाएगा आपका 12 वर्ष, ठीक है। चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे बैकवर्ड क्लास हो, उनके लिए जो मैक्सिमम टाइम दिया गया है वो 12 वर्ष का दिया गया है। और वहीं पे जो आपका एसटी है उनके लिए टाइम पीरियड ज्यादा है, एसटी के लिए टाइम पीरियड जो है आपका 30 वर्षों का है, ठीक है। और ये जैसे जमीन जो हम लोग बात किए ना कि ये भूगुत बंधक के रूप में कहां रख सकता है, ठीक है, तो ये कहां दिया हुआ है? ये दिया है सेक्शन 46 में, इसको ध्यान में रखना है यार। सेक्शन 46 में जो है इस चीज का जिक्र है कि कितने टाइम तक जो है वो जमीन को भूगुत बंधक के पास या फिर जो है आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास रख सकते हैं, इसका जिक्र जो है सेक्शन 46 में है। और सेक्शन 46 ये भी बोलता है कि एसटी अपना जमीन एसटी को ही दे सकते हैं डीसी के प्रायर परमिशन से, सेम पुलिस थाने के अंदर। और एससी बीसी में थोड़ा रिलैक्सेशन है, एससी बीसी जो है डीसी के परमिशन से सेम जिला के अंदर जो है जमीन ट्रांसफर कर सकते हैं। आगे बढ़ा जाए। अब आपको बताना कि कौन सा चैप्टर है जिसमें कि जो कि मुंडारी खूंट कटीदार का जिक्र करता है। तो दोस्तों आपको पता ही होना चाहिए कि 19 चैप्टर में से स्टार्टिंग के 10 चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और बाद में चैप्टर नंबर 12 और 18, यहां से 5 में से 4 क्वेश्चन तो बन ही जाता है, 2 बार का यही अनुभव रहा है। तो जो मुंडारी खूंट कटीदार है और इसी को अंग्रेज मान्यता देने से इंकार कर दिए थे, जिसके चलते बिरसा मुंडा जी का उलगुलान आंदोलन, तत्कालिक कारण यही था, ठीक है। ये और आपका जो जंगल अधिनियम आया था 1894 वाला, दो जो है कारण बहुत स्ट्रांग था उलगुलान के लिए। तो इसको जो है इसलिए इनके लिए अलग से प्रावधान जो है किया गया है चैप्टर नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 12, वो कौन सा धारा है, वो कौन सा सेक्शन है जो कि मतलब प्रतिबंध लगाता है किसका? उड़ाव की भूइंहरी जमीन के विक्रय पे, सेल पे प्रतिबंध लगाता है। सेक्शन 46 है, सेक्शन 47 है, सेक्शन 48 है या सेक्शन 49 है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सेक्शन 48 है। और जो प्रतिबंध लगाने वाला है ना, ये कहां कहां पे है? प्रतिबंध लगाने वाला चीज सेक्शन 21 में है, सेक्शन 46 में है, सेक्शन 47 में है, सेक्शन 47A में है, ठीक है।
उसके बाद सेक्शन 47 हो गया, सेक्शन 48 है, 48A है, सेक्शन 240 है। तो ये सब जो है जमीन का ट्रांसफर पे प्रतिबंध लगाता है। यहां पे क्या पूछा गया है कि सेल पे प्रतिबंध, तो सही जवाब क्या हो जाएगा 12 का सेक्शन 48A। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन इसमें काफी लोग फंस जाते हैं। बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब लागू हुआ था? ठीक है, बना था ये 1885 में, लेकिन लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 1897 में, इसलिए कंफ्यूजन होता है। तो आपको पढ़ना है कि क्या पूछा है। अगर पूछता कि बंगाल काश्तकारी अधिनियम कब पास हुआ था, तो 1885, लेकिन लागू कब हुआ? 1897। क्वेश्चन नंबर 14, यूल्स रूल से किसको मान्यता मिली थी? आप जानते हैं कि जब अंग्रेज यहां पे आए तो जो जनजाति लोग का जो भी सिस्टम चल रहा था उसको मानने से इनकार कर दिए। तो संथालों का चल रहा था अपना लोकल गवर्नेंस सिस्टम, स्थानीय पंचायत व्यवस्था जो है, जिसका नाम था मांझी परगना सिस्टम, अंग्रेज मानने से इनकार कर दिए। उसके बाद संथाल विद्रोह हुआ 1855 से 56 तक, और तब यूल्स रूल लगा, और उसके बाद ए इसका आंसर हो जाएगा। किसको मान्यता मिली? मांझी परगना सिस्टम को। क्वेश्चन नंबर 15, उसी तरह विल्किंसन रूल से किसको मान्यता मिली थी? मांझी परगना सिस्टम, मुंडा मानकी सिस्टम, पढ़ा पंचायत सिस्टम, या ढोकलो सोहर सिस्टम? तो आपका जैसे सिंहभूम का जो इलाका है वहां पे कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, कोल विद्रोह हुआ था, और वो हो जनजाति के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया कि अंग्रेज जो हैं वो जनजाति के सिस्टम को, व्यवस्था को नहीं मान्यता देते थे। तो जब कोल विद्रोह हुआ उसके बाद विल्किंसन रूल से हो जनजाति के मुंडा मानकी सिस्टम को मान्यता मिली। यूल रूल से मिला मांझी परगना सिस्टम को मान्यता, और विल्किंसन रूल से मिला मुंडा मानकी सिस्टम को मान्यता। आगे NH-33 का अब नया नाम क्या है दोस्तों? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम चेंज हो गया है। NH-33 का नया नाम हो गया है NH-22। क्वेश्चन नंबर 7, किस पंचायत को 2022 का दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण प्राइज नहीं मिला है? यहां ध्यान देना है कि क्या पूछा है, नहीं मिला है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखना है। अब ट्राई कीजिए, क्या आपको लगता है क्या जवाब हो सकता है? इसमें जो है कपिलो पंचायत, मेरिया पंचायत और बांगल कला, ये तीनों को जो है दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, और नहीं मिला है क्या हो जाएगा? बुंडू को। ठीक है, अब अभी हाल ही फिलहाल में, ये मतलब 2023 का ही है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा पंचायत है जिसको 2023 में सर्वोत्तम पंचायत, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार जो है ये मिला है? और आपको ऑप्शन क्या है? कपिलो, बुंडू, मेरिया या बांगल कला? तो सही जवाब क्या हो जाएगा यारो? सही जवाब हो जाएगा आपको जो कपिलो पंचायत है गिरिडीह का, इसको लगातार जो है कुछ न कुछ जो है अवार्ड मिलते ही रहा है। इसमें हम पिछले साल का भी जिक्र करना चाहेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, ये ध्यान में रखिए। 2022 का भी पूछ सकता है। चाइल्ड फ्रेंडली पुरस्कार किसको मिला है? बुंडू, पेटरवार, बोकारो को। नानाजी देशमुख अवार्ड किसको मिला था 2022 में? बांगल कला को। और ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान किसको मिला था? कपिलो को। ठीक है, इंदू देवी, वही बताया जो हम आपको कपिलो पंचायत वाला, उनके मतलब अध्यक्षता में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कपिलो पंचायत का। तो 2022 का भी पूछ सकता है। चाइल्ड फ्रेंडली हो गया बुंडू, नानाजी देशमुख वाला बांगल कला, और ग्राम पंचायत का हो गया कपिलो पंचायत। लेकिन अगर 2023 का पूछ लिया कि किस पंचायत को 2023 में नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत पुरस्कार मिला है, तो जवाब हो जाएगा कपिलो पंचायत। क्वेश्चन नंबर 19, 37th नेशनल गेम में, ठीक है, झारखंड ने कितने गोल्ड मेडल जीते और रैंक क्या रहा? ठीक है, गोल्ड मेडल 6, रैंक 20, 6, 25, 5, 20,
5, फिर यहां पे 25। तो सही जवाब क्या होगा? 6 गोल्ड मेडल जीते और रैंक क्या रहा? 20। और 37th नेशनल गेम्स हुआ कहां? ये गोवा में हुआ दोस्तों। और 36 2022 में कहां हुआ था? 36 हुआ था आपका गुजरात में, वहां पे रैंक 18 था। लेकिन यहां पे 37 में कितना रहा? रैंक 20। और 11वां मतलब सॉरी 2011 में जो है नेशनल गेम्स हुआ था आपका झारखंड में, उसमें 5वां पोजीशन रहा था झारखंड का, और 96 मेडल ओवरऑल झारखंड जो है वो जीता था। वो 34वां नेशनल गेम था जो कि झारखंड में हुआ था 2011 में। तो वो भी ध्यान में रखना है, उससे क्वेश्चन भी पूछा गया था। रैंक उस समय 5 था। जो 36 हुआ वो कहां पे हुआ? 36 हुआ आपका गुजरात में, उसमें रैंक 18 रहा। देख लीजिएगा कितना गोल्ड मेडल इंडिया मतलब झारखंड जीता है। और 37 में 6 गोल्ड मेडल जीता, रैंक 20 रहा। राणा प्रताप किस खेल से संबंधित है? लॉन बॉल, स्विमिंग, हॉकी या आर्चरी? 5 क्वेश्चन जो है खेल और खिलाड़ी से आएगा, स्पोर्ट्स से। तो नॉर्मली हम लोग क्या लगता है कि या तो हॉकी होगा या आर्चरी होगा, लेकिन अब बाकी स्पोर्ट्स भी हम लोग को जानना जरूरी है। जैसे राणा प्रताप जो है ये स्विमिंग से संबंधित है। लवली चौबे, रूपा तिर्की, ये लोग जो है गोल्ड मेडल जीते हैं झारखंड के मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स और अलग अलग जगहों पे, तो वो नाम याद रखना है। और गोल्डन गर्ल कौन है? आशा किरण बरला। आशा किरण बरला जो है ये अलग अलग एथलेटिक इवेंट्स में जो है गोल्ड मेडल जीती हैं। तो इनको क्या टैग मिला है? इनको टैग मिला है गोल्डन गर्ल ऑफ झारखंड। और राणा प्रताप का क्या हो जाएगा? राणा प्रताप का हो जाएगा स्विमिंग। आगे बढ़ते हैं। अब यहां आपको धारा बताना है, ठीक है? सीएनटी से क्वेश्चन है। भूस्वामी द्वारा अतिरिक्त लगान लगने पर जुर्माना, ठीक है? फाइन ऑन लैंडलॉर्ड फॉर इंपोजिंग एक्स्ट्रा रेंट। तो कितना, कौन से सेक्शन में? सेक्शन 50, सेक्शन 63, सेक्शन 68, सेक्शन 71। तो इसमें लिखा गया है कि अगर भूस्वामी ज्यादा लगान लेता है तो उसको या तो 6 महीना का कारावास या 500 रुपए जेल या दोनों हो सकता है। कहां मेंशन है? सेक्शन 63 में। जब टेस्ट लिए थे तो लोग सेक्शन 63 और सेक्शन 68 में कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है? प्रिविलेज लैंड ऑफ भूस्वामी, भूस्वामी का विशेष अधिकार युक्त भूमि, जिसको मझिया जमीन, जीरज जमीन, बकास्त भूमि भी कहते हैं। तो उसका जो है जिक्र कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 118, सेक्शन 119, सेक्शन 120, सेक्शन 121। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सेक्शन 118। नो इजेक्टमेंट ऑफ टेनेंट्स विदाउट परमिशन ऑफ डीसी और कोर्ट्स ऑर्डर। बिना डीसी या कोर्ट के आदेश के आप किसी भी काश्तकार को बेदखल नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 49, सेक्शन 48, सेक्शन 68, सेक्शन 63। तो मैंने आपको बताया था कि लोग कंफ्यूज हो गए थे सेक्शन 63 में, सेक्शन 68 में। तो जो बेदखली है, इजेक्टमेंट, इसका जिक्र कहां कहां किया गया है? सेक्शन 22, इजेक्टमेंट ऑफ ऑक्यूपेंसी रैयत, ठीक है? अधिभोगी रैयत का बेदखली किया गया है सेक्शन 22 में। नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत, अनअधिभोगी रैयत को बेदखल किया गया सेक्शन 41 में। और कोई भी बेदखली जो है बिना डीसी के या कोर्ट के आदेश से नहीं होगी, तो सेक्शन 68। भूइहर और मुंडारी खूंट कटीदार भी जो है ये बंदोबस्त रैयत होते हैं। कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18, सेक्शन 19। तो बंदोबस्त रैयत, ऐसे रैयत जो लगातार 12 साल तक खेती करते हैं, उनको बंदोबस्त रैयत कहा जाता है। यह डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में। और भूइहर और मुंडारी खूंट कटीदार भी बंदोबस्त रैयत हैं, यह मेंशन किया गया सेक्शन 18 में। सरेंडर ऑफ लैंड बाय रैयत, रैयत के द्वारा भूमि का अभ्यर्पण, सेक्शन 70, सेक्शन 72, सेक्शन 73, सेक्शन 74। तो अगर रैयत को लगता है कि वो कैपेबल नहीं है खेती करने के लिए, तो 4 महीना पहले जो है वो भूस्वामी को बताएगा कि हम जो है अब और खेती नहीं कर सकते, अपनी भूमि को जो है वो सरेंडर करेगा। सेक्शन 72। तो यहां सेक्शन 72 भी इंपॉर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने महीने पहले उसको बताना होता है, तो 4 महीने पहले। सेक्शन, अब क्वेश्चन नंबर 26,
2011 से 2021-22 तक 11-12 से मतलब 10 साल का आंकड़ा दिया हुआ है कि झारखंड में सेकेंडरी सेक्टर यानी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उसका एवरेज ग्रोथ कितना रहा। ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र का, उसमें मतलब मैन्युफैक्चरिंग है और भी कुछ कुछ जो है शामिल रहते हैं। तो ये हो जाएगा 4.3%। मतलब इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 में 3 चीज मेंशन है, और भी चीज मेंशन है, लेकिन जो प्राथमिक क्षेत्र है उसका 10 साल में कितना एवरेज ग्रोथ रहा, जो सेकेंडरी सेक्टर उसका एवरेज ग्रोथ कितना रहा, जो टर्शरी है उसका कितना रहा, तो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो जो प्राथमिक क्षेत्र का 10 साल का एवरेज ग्रोथ रहा वो 1.9% रहा, जो सेकेंडरी सेक्टर है उसका 4.3% रहा, और जो सबसे ज्यादा जो जिसका ग्रोथ हुआ है वो आपका टर्शरी सेक्टर है, सर्विस सेक्टर, उसका 5.8% रहा। अब अभी तक तो झारखंड में जो है 32 अनुसूची जनजाति है, शेड्यूल्ड ट्राइब, लेकिन पार्लियामेंट ने जो है 2022 में 10 नए जनजातियों को मान्यता दी है झारखंड में शामिल होने के लिए। आपको बताना है कौन उसमें से शामिल नहीं है, पटबंदी, गंजू, कंवर या देशवारी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे आपको बताया गया है अनुच्छेद 342 में अनुसूची जनजाति को डिफाइन किया गया है, और जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से पूरे भारत में 730 अनुसूचित जनजाति है, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसका जिक्र कहां पे है, 338A में। ठीक है, यहां कंफ्यूजन क्या हो जाता है, 338 में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 338 जो है वो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट है, और जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब है वो 338A में है, और जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है NCBC वो 338B में है। झारखंड में 32 अनुसूचित जनजाति हैं, जिसमें संथाल सबसे बड़ी है 34%, उड़ांव जो है 20%, 8 आदिम जनजाति हैं जिसमें माल पहाड़िया सबसे बड़ी है 46%। इसके अलावा 10 नए ट्राइब को जो है शामिल करने की अनुमति मिली है, जिसमें कि भोक्ता कम्युनिटी है जो 72 साल से शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी में आती थी, और अब जो है वो अनुसूचित जनजाति में उनको दर्जा मिल गया है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए वो कौन सी कम्युनिटी है जो कि शेड्यूल कास्ट में थी, अब वो शेड्यूल ट्राइब में आ गए, तो भोक्ता। इसके फेमस हीरो रहे हैं नीलांबर पीतांबर। इसके अलावा देशवारी हो गया, गंजू हो गया, दवालबंदी हो गया, पटबंदी हो गया, खेरो हो गया, मजिया हो गया, तमरिया हो गया, पुरान हो गया और राउत हो गया। ठीक है, देखिए फैक्ट्स बहुत ज्यादा, उसका कुछ कर नहीं सकते हैं, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। भोक्ता, देशवारी, गंजू, दवालबंदी, पटबंदी, खेरी, मजिया, तमरिया, पुरान, राउत। और एक चीज जैसे कि ना जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर जैसे सिकल सेल अनीमिया, ये सब जो है मतलब बहुत ज्यादा होता है ट्राइबल्स में, जनजाति लोगों में। तो सरकार जो है 61 करोड़ रुपया एलोकेट की है जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर रिसर्च करने के लिए। साथ ही साथ ये टारगेट रखी है कि जब अमृतकाल पूरा होगा, यानी जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तो हमको सिकल सेल अनीमिया को ना के बराबर कर देना है। ठीक है, तो यहां पे आर्टिकल 342 बहुत इंपॉर्टेंट है। 730 पूरे इंडिया में है, झारखंड में 32 है, 10 अभी और मतलब मान्यता मिल गई है। झारखंड सरकार इसको अप्रूवल कर मतलब इसको जो है गैजेट में पब्लिश कराएगी और फिर इंक्लूड हो जाएगा। और आदिम जनजाति में माहल पहाड़िया है। कौन सा ऐसा कम्युनिटी है जो कि शेड्यूल कास्ट था, 72 साल के बाद शेड्यूल ट्राइब बना है, भोक्ता कम्युनिटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड का यहां पे हो जाएगा सही जवाब, कौन सा जनजाति में शामिल नहीं है, तो कंवर जो है ये एक आदिम जनजाति है। ठीक है, झारखंड का प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2021-22 में किस पे, कांस्टेंट प्राइस पे। ठीक है, जब भी आप इकोनॉमिक्स का कोई चीज मतलब डेटा जो देखते हैं, या तो वो स्थिर मूल्य पे रहता है या चालू मूल्यों पे रहता है। स्थिर मूल्य का मतलब होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल पिक्चर वो दिखाता है, रियल पर कैपिटा इनकम, रियल जीडीपी, रियल जीएसडीपी। और एक होता है करंट प्राइस। करंट प्राइस का मतलब होता है चालू मूल्यों पे, उसको हम लोग बोलते हैं नॉमिनल। तो यहां पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि झारखंड का प्रति व्यक्ति आय
पर कैपिटा इनकम 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कितना 55,126, 58,819, 55,819 या 58,126। और दोस्तों हम लोग जो है झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का अलग से वीडियो भी बनाया है, उसको भी आप देख सकते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा 58,819। ठीक है, डेटा थोड़ा टफ है लेकिन बाकी लोग कर रहे हैं तो आपको भी करना ही करना पड़ेगा। और नीचे कमेंट में जो है हमने झारखंड इकोनॉमिक सर्वे का लिंक दिया हुआ है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लास्ट टाइम जो है झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे। इस बार भी उम्मीद है कि 7-8 क्वेश्चन तो पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों आपको उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। और फिर क्वेश्चन नंबर 29, आप जानते हैं दोस्तों कि जो है 2023 में अपने यहां इंडिया में जो है 18वां G20 सम्मेलन हुआ, जिसमें अफ्रीकन यूनियन को अब एक परमानेंट मेंबर के रूप में जो है शामिल किया गया है। और वहां पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, नई दिल्ली घोषणा जो है जारी हुई। आपको बताना उससे क्या संबंधित नहीं है। इंडिया मिडिल ईस्ट जो यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो EBRD, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस या ग्लोबल पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी। तो जो EBRD है उसका से संबंध नहीं है। वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बना है। जो आपका डिजिटल इकोनॉमी इतना बढ़ रहा है, क्रिप्टो करेंसी ये सब बढ़ रही है, उसके लिए ग्लोबल पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोजिटरी का बात किया गया है। और चूंकि चाइना का वन रोड वन बेल्ट उसको काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है वो बनाया जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के बारे में क्या सही है? झारखंड में जो फॉरेस्ट एरिया है बढ़ के जो है 29.76% हो गया है। दूसरा जो है परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा वेस्ट सिंहभूम में है। तो पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो झारखंड में जो 2019 का रिपोर्ट आया था उसके अनुसार 29.62% जो है फॉरेस्ट एरिया था, जो कि अब बढ़ के कितना हो गया है 29.76% हो गया है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। लेकिन जो परसेंटेज वाइज की बात करेंगे कि फॉरेस्ट एरिया कहां सबसे ज्यादा है, तो ये पश्चिम सिंहभूम नहीं होगा। परसेंटेज वाइज जो है ये हो जाएगा आपका लातेहार। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 ओनली। एरिया के हिसाब से पश्चिम सिंहभूम में सबसे ज्यादा है, लेकिन परसेंटेज की बात करेंगे तो फिर लातेहार में सबसे ज्यादा है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पे पूछा है कि जो इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार क्या सही है। झारखंड में जो है राष्ट्रीय हाईवे जो है नेशनल हाईवे उसका लेंथ 3367 किलोमीटर है। जो स्टेट हाईवे है उसका लेंथ 1232 किलोमीटर है। तो इसमें देखिए पहला वाला गलत है। जो नेशनल हाईवे है वो 3340 किलोमीटर है, जो स्टेट हाईवे है वो सही है 1232 किलोमीटर। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 2 ओनली। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि पारसनाथ पहाड़ी जो है काफी न्यूज में रही है, तो वहां से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बताइए पारसनाथ जो पहाड़ी जो कि झारखंड की हाईएस्ट पहाड़ी मतलब हाईएस्ट पीक भी है, इसका फॉर्मेशन किस काल में हुआ था? गोंडवाना, आर्कियन, विंध्यन या नन? तो ये सब अलग अलग जियोलॉजिकल मतलब सीरीज हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा विंध्यन क्रम में जो है पारसनाथ पहाड़ी का जो है फॉर्मेशन हुआ था। दूसरा क्वेश्चन नंबर 33, पारसनाथ पहाड़ी जो है इस पे कितने जैन तीर्थंकर ने मोक्ष प्राप्त किया? 20, 19, 21 या 23? तो सही जवाब हो जाएगा 20 जैन तीर्थंकर ने यहां पे मोक्ष की प्राप्ति की है। सरकार इसको जो है टूरिज्म और कमर्शियल पर्पस के लिए करने वाली थी, लेकिन काफी विरोध हुआ और तब सरकार को जो है अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 34, इनमें से कौन जो है कोरकर भूमि नहीं है? ठीक है, भबला, खनवत, जल शासन, मजियाज, अरियात। ऐसे ही क्वेश्चन जो है 7 JPSC में पूछा गया था। ठीक है, तो जैसे हमने बताया ना कि अगर मुंडा कम्युनिटी का है वो जंगल साफ करके उसको खेती करने लायक बनाया तो उसको बोलते हैं मुंडारी खूंट कटीदार। वही काम अगर उड़ाव जनजाति के द्वारा हुआ है तो उसको बोलते हैं भूइंहर। और वही चीज अगर नॉन ट्राइबल गैर आदिवासी किए हैं कि कहीं जंगल था उसको साफ करके खेती करने लायक बनाया, उसको बोलते हैं कोरकर भूमि। तो उसका नाम होता है बबला, खनवत, जल शासन और अरियत। जो मजियात जमीन है ये भूस्वामी की प्रिविलेज्ड, ठीक है,
प्रिविलेज भूमि होती है, जिसको मेंशन किया गया सेक्शन 118 में। तो जो मजियाज जमीन है, मजियाज, बकास्त, जीरज जमीन, ये सब जो है भूस्वामी की विशेष अधिकार युक्त भूमि होती है। क्वेश्चन नंबर 35 CNT एक्ट में, ये क्वेश्चन तो सीधे 7 JPSC में पूछा गया था, किसके पास ये पावर है कि वो जमीन का सर्वे करे और रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी कि अधिकार अभिलेख तैयार करवा सकता है? DC, रेवेन्यू ऑफिसर, CEO या स्टेट गवर्नमेंट? तो इसका सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट। और ये कहां मेंशन किया गया है? ये धारा 80 में मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके पास, राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो भूमि सर्वेक्षण कराए और रिकॉर्ड ऑफ राइट यानी कि अधिकार अभिलेख जो है वो तैयार करवाने का ऑर्डर दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 36, झारखंड में आउटकम बजट, परिणाम आधारित बजट की शुरुआत कब से हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शुरुआत हुई थी दोस्तों 2021-22 में। ठीक है, 2021-22 में इसकी शुरुआत हुई। उसी तरह झारखंड में लिंग आधारित बजट यानी कि जेंडर बस्टिंग का जो है शुरुआत कब हुआ? तो 2016-17 में। जबकि अगर हम इंडिया की बात करें कि इंडिया में जेंडर बस्टिंग कब स्टार्ट हुआ, कौन से फाइनेंशियल ईयर से, तो जवाब हो जाएगा 2005-6। लेकिन झारखंड की बात करेंगे तो लिंग आधारित बजट जो है, जेंडर बस्टिंग, ये जो है आपका स्टार्ट हुआ 2016-17 से। और जो आउटकम बजट है, परिणाम आधारित बजट, जिसमें आपका हर डिपार्टमेंट का एक टारगेट दिया जाता है कि जैसे मान लीजिए शिक्षा विभाग है तो उसको ये टारगेट दिया गया, कृषि विभाग है ये टारगेट दिया गया कि आपको ये टारगेट अचीव करना है। तो ये स्टार्ट हुआ 2021-22 से। अब आइए क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप के बारे में क्या सही है? जिसमें कि स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाती है यूके और आयरलैंड में पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसका बेनिफिट जो है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC, EWS और अल्पसंख्यक के लिए है पहला। यह स्कीम 25 डिसिप्लिन के लिए है। तो पहले ये जब स्कीम स्टार्ट हुआ था तो बस ये अनुसूचित जनजाति के लिए ही थी। ठीक है, ओनली फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। लेकिन अब इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। अब इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, OBC, EWS, माइनॉरिटी सभी शामिल है। दूसरा इसमें गलत है, यह स्कीम जो है 25 डिसिप्लिन नहीं, यह स्कीम जो है 31 डिसिप्लिन के लिए है। तो 37 का क्या आंसर हो जाएगा? 1 ओनली। ठीक है, और आपको जो है 2022 में 25 स्टूडेंट को जो है इस स्कॉलरशिप का फायदा मिला है। क्वेश्चन नंबर 38। ठीक है, और ये स्कीम चालू कब हुई? जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप ये चालू हुई है 2021 से ही चालू हुई है। क्वेश्चन नंबर 38, झारखंड बजट 2023-24 में मोटे अनाज के लिए कितना दिया गया है? ठीक है, 20 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़ या 100 करोड़? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50 करोड़। दोस्तों आप जानते हैं कि 2023 को जो है वो UN के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ईयर मनाया जा रहा है किसका? मोटे अनाज का, मिलेट्स का। तो वो भी भारत के पहल पे। तो इसलिए झारखंड सरकार भी जो है 50 करोड़ रुपया जो है इसके लिए आवंटन की है। यहां पे ये भी जानना बहुत जरूरी है कि भारत में राष्ट्रीय वर्ष कब मनाया गया था मोटे अनाज का? तो भारत में ये मनाया गया था आपका 2018 में। ठीक है, 2018 में दोनों चीज हुआ था कि मोटे अनाज का वर्ष भी मनाया गया था और बायोफ्यूल मतलब जैव ईंधन का भी जो है वर्ष मनाया गया था। तो काफी इंपॉर्टेंट है यार, दोनों चीज जो है आपका 2018 में ही हुआ था। और भारत के मतलब फोकस मतलब इंसिस्टेंस पे ही जो है UN ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय ईयर घोषित किया है मोटे अनाज के लिए। और झारखंड सरकार जो है 50 करोड़ रुपया जो है आवंटन की है। और ऐसी झारखंड सरकार जो है बजट में आवंटन किया 50 करोड़ रुपया किसके लिए? FPO के लिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि GSVA यानी कि सकल राज मूल संवर्धन में क्या शामिल नहीं करते हैं? ठीक है, तो ये पहल जो है सरकार के द्वारा कब की गई थी? ये पहल की गई थी आपका 2015 में। ये पहल की गई थी यारो कि सरकार ने कंसेप्ट क्या लेके आए थे? सरकार पहले GVA का कंसेप्ट लेके आई, ग्रॉस वैल्यू एडिशन का। ठीक है, कि हमको जो है GDP से बात नहीं बन पा रहा है, हम इसमें थोड़ा इंप्रूवमेंट करेंगे। और सरकार कंसेप्ट लेके आई सेंट्रल लेवल पे GVA का, ग्रॉस वैल्यू एडिशन।
और स्टेट में क्या आया, जीएसवीए। तो क्या शामिल नहीं करते हैं, तो यहां पे आपको फॉर्मूला जानना बहुत जरूरी है। ये देखिए कैसे निकालते हैं। जैसे जीडीपी होता है ना, जीडीपी का मतलब होता है सकल मूल उत्पाद, एक साल के अंदर प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है। तो उसी तरह राज्यों पे होता है जीएसडीपी। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, सकल राज्य मूल संवर्धन का। इसमें जीएसडीपी में सब्सिडी को प्लस करते हैं जो उत्पाद पे लगता है, और माइनस क्या करते हैं, टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक है, ध्यान से देखिए, थोड़ा टफ है। और जैसे कि मैंने बताया कि नीचे कमेंट में देखिए हमने जो है पिन किया है झारखंड इकोनॉमिक्स सर्वे, उसमें आपको और डिटेल में जो है जानकारी मिलेगी। और 7 से 8 क्वेश्चन जो है 7 जेपीएससी में पूछा था, अभी भी आने की उम्मीद है यारों। तो यहां पे क्या हो जाएगा, क्या शामिल नहीं करते हैं हम लोग, तो जो टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स है, ऑप्शन नंबर सी, उत्पादों पे जो कर है वो सकल राज्य मूल संवर्धन में शामिल नहीं किया जाता। क्वेश्चन नंबर 40, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम जो है, ठीक है, और या जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, दोनों का बेस ईयर, आधार वर्ष क्या है, 2005, 6, 2009, 10, 2011, 12, 2014, 15। तो हालांकि ये चेंज होने वाला था आपका कोविड के टाइम पे, लेकिन नहीं हुआ। तो अभी भी जो आधार वर्ष है, चाहे वो राष्ट्रीय आय हो, चाहे वो जीडीपी हो, ठीक है, चाहे मान लीजिए जीएसडीपी भी पूछ ले, तो क्या है आपका 2011-12 है यारों। थोड़ा टफ रहता है इकोनॉमिक्स वाला, लेकिन क्या कीजिएगा, ठीक है, धीरे धीरे उसको जो है आपको करना ही पड़ेगा। 2021-22 में झारखंड के जीएसवीए में सकल राज्य मूल संवर्धन में जो टर्शरी सेक्टर, उसका योगदान कितना रहा, 47.2%, 44.6%, 43.9% या 45.14%। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है, चाहे जीएसडीपी हो, चाहे जीडीपी हो, चाहे जीएसवीए हो, आपको पता ही है कि बहुत तेजी के साथ बैंकिंग सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर, ये सब जो है फाइनेंशियल सर्विसेज बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो झारखंड में भी जो है सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है किसका रहा है, टर्शरी सेक्टर का, 44.6%। क्वेश्चन नंबर 42, 2022 में जो राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम, इसको जो है ना लागू करने वाला जो राज्य है कि कौन कितने अच्छे से लागू करवा रहा है, उसमें झारखंड का पोजीशन क्या रहा, तो उड़ीसा जो है टॉप किया था और झारखंड अपना 10वें स्थान पे रहा। उसी तरह अब कांस्टेंट प्राइस, जैसे हमने बताया ना इकोनॉमिक्स में जो आप डेटा निकालते हैं उसका 2 पैरामीटर होता है, एक स्थिर मूल्यों पे, एक होता है चालू मूल्यों पे। तो कांस्टेंट प्राइस पे झारखंड का जीएसडीपी, उसका विकास दर कितना रहा 2022-23 में, 7.4%, 7.1%, 7.8%, 8.2%। तो ये बड़े बड़े हेडलाइन में छपा था कि जो है झारखंड का विकास दर 2022-23 में, ठीक है, कितना रहा, 7.8% रहने की उम्मीद है, ऐसा छपा था। और 21-22 में जो है आपका 7.4%। तो ये ध्यान में रखना है कि कांस्टेंट प्राइस स्थिर मूल्य पे पूछेगा तो 2022-23 में 7.8%, 21-22 का पूछेगा तो 7.4%। क्वेश्चन नंबर 44 जो है ये सीएनटी से है, और सीएनटी के सेक्शन आपका 21 से है कि अगर अधिभोगी रैयत है वो अपने तालाब में मान के चलिए कि 20 केजी को जो है मछली उत्पादन करता है, तो कितना जो है भूस्वामी को देना होगा। आपके ऑप्शन है 10 केजी, 9 केजी, 11 केजी या नन। तो सही जवाब हो जाएगा 9 केजी। क्यों, हिसाब किताब यही है कि आपको जो है अगर 20 पार्ट है उसमें से 20 में से 11 पार्ट जो है खुद रैयत के पास रहेगा और बाकी 9 पार्ट जो है वो भूस्वामी के पास जाएगा। यहां पे ध्यान क्या रखना है कि सेक्शन 21A में ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कि जो ट्री है, जैसे कि मैंगो है, अगर आम 20 किलो होता है तो 9 किलो जो है भूस्वामी के पास जाएगा और 11 किलो जो है वो रैयत के पास रहेगा। क्वेश्चन नंबर 45, अब यहां से एसपीटी से बनाया गया क्वेश्चन कि एसपीटी में रैयत जो है मैक्सिमम कितने समय के लिए अपनी जमीन भुगुत बंद बंधक के रूप में रख सकता है।
3 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल? तो सही जवाब हो जाएगा 6 साल। जबकि यही चीज सीएनटी में कितना है? सीएनटी में जो है 7 साल है। क्वेश्चन नंबर 46, ये जो है एक टफ क्वेश्चन है और कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से क्या सही है? पहला, गवर्नमेंट शुड फोकस मोर ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर इन कंपैरिजन टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सरकार को राजस्व व्यय की तुलना में पूंजीगत व्यय पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, फिस्कल डेफिसिट डिपिक्ट्स टोटल बोरिंग ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार के पूरे कर्ज को राजकोषीय घाटा दर्शाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो दोस्तों देखिए, अभी तक क्या है कि गवर्नमेंट का फोकस, सरकार का फोकस जो है राजस्व व्यय मतलब सैलरी, सब्सिडी, पेंशन, ग्रांट ये सब पे ज्यादा रहता था। लेकिन कोविड के बाद से सरकार अब समझ गई है कि उसकी गलती क्या हो रही है, और सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, दोनों फोकस जो है अब कहां कर रहे हैं? फोकस कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। तो आपका पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। और दूसरा, जो घाटा है वो 3 टाइप का होता है, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राइमरी डेफिसिट। तो सबसे इंपॉर्टेंट वाला कौन है? फिस्कल डेफिसिट, और ये सरकार के पूरे कर्ज को दिखाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि 46 का क्या हो जाएगा? 46 का हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 47, एट प्रेजेंट भारत में कितने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं? तो होयसाला जो है, मतलब जो हालीबिट कर्नाटक में है, उसको लेटेस्ट में शामिल किया गया है विश्व विरासत सूची में, और टोटल कितना हो गया? अब 42 हो गया, ठीक है। यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में भारत से 48 साइट्स हो गए, 48 स्थल। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन पे झारखंड योजना कब स्टार्ट हुई थी? 2008, 2009, 2013, 2014। तो 2008 में स्टार्ट हुआ था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जो कि 30 जून 2008 से स्टार्ट हुआ था, और 2014 में स्टार्ट हुआ झारखंड एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 49, छोटा नागपुर टेन्योर एक्ट, छोटा नागपुर भूधिति अधिनियम 1869 में किनको अधिकार मिला था? मुंडारी खुंड कटीदार, उरांव भूइहर, संथाल या बोथ ए एंड बी? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा कि राखल दास हरदल इसको लीड किए थे। सर्वे को 1862 से 1869 तक चला था, और इसमें भूस्वामी की जमीन, उस समय के हिसाब से जमींदारों की जो जमीन है, मजियाज, बेट कथा और जीरत, ठीक है, वो जमीन को उनका मतलब राइट्स मिला था, और भूइहर का जो उड़ाव का जो भूइहर जमीन है उसको अधिकार मिला था। और इससे जो मुंडा लोग हैं कि यार आप उड़ाव को उनका भूइहरी जमीन का अधिकार तो दे दिए, लेकिन मुंडाओं को मुंडारी खुंड कटीदार पे अधिकार नहीं दिए, उससे काफी बवाल हुआ था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 49 का बी। अब आइए देखते क्वेश्चन नंबर 50। इसमें जो है सीएनटी के चैप्टर और जो है आपको बताए कौन सा चैप्टर किससे डील करता है। चैप्टर नंबर 4, 6, 3 और 18। यहां पे क्या दिया है? मुंडारी खुंड कटीदार, भूधारक, काश्तकार, रैयत, अनधिभोगी रैयत। तो चैप्टर नंबर 4 ये डील करता है रैयत से। चैप्टर नंबर 6 ये नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत से, अनधिभोगी रैयत से। चैप्टर नंबर 3 ये टेन्योर होल्डर, भूधारक से। और चैप्टर नंबर 18 ये हो गया मुंडारी खुंड कटीदार। यानी कि ए का जो है आपका 5 हो गया, और सॉरी ए का 4 हो गया, बी का जो है 5 हो गया, सी का जो है 2 हो गया, और डी का जो है ए 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 51, टाइगर रिजर्व। दोस्तों जो प्रोजेक्ट टाइगर है उसके 50 साल पूरे हो गए हैं 2023 में। ये आपको 1973 में स्टार्ट हुआ था, और अभी जो है एट प्रेजेंट 55 टाइगर रिजर्व है, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। और भारत में जो है विश्व के 75% जो टाइगर पॉपुलेशन है वो पाई जाती है। तो ढोलपुर, करौली, गुरु घासीदास, बंदीपुर और सिंपलीपाल। तो क्या हो जाएगा? ढोलपुर, करौली जो है ये राजस्थान में है, गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये छत्तीसगढ़ में है, बंदीपुर कर्नाटक में है, और सिमलीपाल जो है ये आपका उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 52, झारखंड में कौन सा प्रोजेक्ट है जो कि वर्ल्ड बैंक की मदद से चल रहा है?
तो पहला जो है जोहार, दूसरा तेजस्विनी, तीसरा बोध या चौथा मनरेगा। तो मनरेगा को छोड़ के जोहार, जोहार जो है ये आपको 2 लाख जो गरीब किसान हैं उनको गरीबी से बाहर निकालने के लिए स्कीम चल रहा है। तेजस्विनी योजना जो है 14 से 24 साल की युवतियों को अपने कदमों पे खड़े होने के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग और बाकी सब चीजें कर रहा है। और ये ध्यान रहे झारखंड के 24 में से 17 जिलों में ही जो है तेजस्विनी योजना चल रही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। सोहराय कोबर पेंटिंग को जो है जीआई टैग 2019 में मिला। दूसरा, सोहराय पेंटिंग जो है मुख्य विषय मैरिड लाइफ है। पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो सोहराय कोबर पेंटिंग को जो जीआई टैग है दोस्तों, ये कब मिला था? ये मिला था 2020 में। तो पहला तो गलत हो गया। और कोबर पेंटिंग का मुख्य थीम जो है मैरिड कपल है, जबकि सोहराय का जो है नेचर पे बेस्ड है। ठीक है। तो इसमें दोनों ही गलत हो जाएगा। और इसको फेमस करने में किनका प्रमुख हाथ रहा है? ब्लू इमाम साहब का जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है सोहराय कोबर पेंटिंग को जो है। और ये पेंटिंग मुख्यतः कौन से जिले में होती है? हजारीबाग जिले में। क्वेश्चन नंबर 54, ऐसे तो जो छऊ डांस है वो सरायकेला डिस्ट्रिक्ट से जो है वो फेमस हुआ है, लेकिन एक और डांस है, इसका एक और रूप है सिंगू छऊ, सिंगी छऊ। ये किस डिस्ट्रिक्ट से संबंधित है? रांची, सिमडेगा, धनबाद या खूंटी। तो जो सिंगी छऊ है यादों, ये फेमस है खूंटी डिस्ट्रिक्ट का। तो उसको ध्यान रखना है कि जो सिंगी छऊ है इसका हो जाएगा आपका खूंटी डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 55, पर्यावरण के बढ़ते हुए मसले को देखते हुए और चूंकि हाईकोर्ट पर प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण का गठन किया गया, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपको बताना ये कब हुआ? 2008, 2009, 2010, 2011। तो सही जवाब हो जाएगा 2010। झारक्राफ्ट, झारखंड में जो है दोस्तों हैंडीक्राफ्ट, टेक्सटाइल, ठीक है, ये सब का जो है सिल्क का काम, ये सब का बहुत मतलब पोटेंशियल है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए झारक्राफ्ट का गठन कब किया गया था? 2005, 2006, 2007, 2009। तो सही जवाब हो जाएगा 2006। उसी तरह जो झारखंड के कृषि प्रोडक्ट हैं और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको बढ़ावा देने के लिए झाम को फेड जो है उसका गठन हुआ था 2007 में। विश्व बैंक की जो है वो झारखंड सरकार को $147 मिलियन दी है। किस चीज के लिए? क्लीन ड्रिंकिंग वाटर के लिए, कोविड-19 के लिए, नगरीकरण के लिए या पर्यटन के लिए? अगेन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इसका सही जवाब हो जाएगा नगरीकरण। अब जानते हैं कि झारखंड मतलब एक समस्या और ये भी है कि बहुत ही कम जो है आपका यहां पे अर्बनाइजेशन है, नगरीकरण है। तो उसको प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने $147 मिलियन जो है वो झारखंड सरकार को दिया है यारों। अब यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट अधिनियम है, आपको बताना है कि वो कब शुरू हुआ। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट और जैव विविधता वाला। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो 1972 का है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन जो है ये आपका 1986 का है और जो बायोडायवर्सिटी है ये 2002 की है। कोप 28 ये अभी तो आज ही मतलब जस्ट एंड ही हुआ है। तो ये कहां पे हुआ? ये हुआ आपका दुबई में। ठीक है। और ध्यान दोस्तों आपको ये देना है कि जून 2023 में जलवायु परिवर्तन पे एक सम्मेलन हुआ था बोन में। तो अगर पूछेगा कि जून 2023 में क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस कहां पे हुआ, तो दुबई मत टिक कीजिएगा, टिक कीजिएगा क्या? बोन, जर्मनी में हुआ था। कोप 27 कहां हुआ था? शर्म अल शेख, इजिप्ट में हुआ था। ठीक है। ढेबार कमीशन इसका जो रिकमेंडेशन है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो ढेबार कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो आदिम जनजाति है उसको आइडेंटिफाई किया गया था। तो सही जवाब हो जाएगा सी, पीवीटीजी। और एट प्रेजेंट इंडिया में 75 जो है पीवीटीजी है और झारखंड में कितने हैं? 8। जो सबसे बड़ी आदिम जनजाति है झारखंड की कौन सी है? माल पहाड़िया, 46%। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन और डिस्कशन पसंद आ रहे होंगे
और आगे चल के हम और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए बनाएंगे और जिससे आपको काफ़ी एग्जामिनेशन में बेनिफिट मिलेगा यादों।